सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें आपको हम दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में टीवी में हुए धमाके के बाद पूरे घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर ही आग के लपटों में घिर गया और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि टीवी ऑन होते ही ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि घर वाले भाग खड़े हुए। धमाके के तुरंत बाद ही टीवी में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। यूपी के मथुरा में 4 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। 12 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित का पड़ोसी है। मेरठ में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। लूटपाट के बाद 3 बदमाशों ने महिला से गैंगरेप किया। महिला ने आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के जिला मनसा में दिल्ली की एक नर्स से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। नर्स दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पेशे से नर्स है। निर्भया कांड के दौरान इस नर्स ने निर्भया का भी इलाज किया था। नर्स को दिल्ली से साजिश के तहत मनसा बुलाया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों में 2 को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी के हाथरस में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की कोशिश की गई, लेकिन छात्रा बच गई। बेहोशी की हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोप है कि छात्रा के साथ गैंगरेप गांव के ही 2 युवकों ने किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कल्याणपुरी में एक महिला ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती महिला को उसके ससुराल से बाहर निकलवा दिया। महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से महिला को सारी रात घर के बाहर गुजारनी पड़ी। दरअसल नवंबर 2013 में महिला के साथ उसके जेठ ने रेप किया था। रेप के आरोप में जेठ जेल में है। ससुराल वाले महिला पर रेप केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। महिला ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने ससुराल पक्ष से पैसे लेकर महिला को घर से बाहर निकलवा दिया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े तकरीबन 6 लाख की डकैती का मामला सामने आया है। डकैतों ने 4,50,000 रुपए के गहने और 1,50,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। पीड़ित गोरखपुर का रहने वाला है और यहां किराए पर रहता था। आरोप है कि डकैती पड़ोस के ही रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने की है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कारोबारी महेंद्र बंसल के किडनैप के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पहले 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बदमाशों ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस के दबाव में कारोबारी को छोड़ दिया गया। श्रीनगर में सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर में एक मंदिर की छत पर कई लोग फंसे थे, जिन्हें सेना के जवानों ने बचा लिया। मंदिर की छत पर फंसे करीब 20 से 30 लोगों ने छोड़ दिया गया। श्रीनगर में सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर में एक मंदिर की छत पर कई लोग फंसे थे, जिन्हें सेना के जवानों ने बचा लिया। मंदिर की छत पर फंसे करीब 20 से 30 लोगों ने सेना का चॉपर देखते ही मदद की गुहार लगाई। सबसे पहले सेना के 2 जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरे और फिर एक करके वहां मौजूद लोगों को बाहर निकाला। सभी महिलाओं को रस्सी के सहारे ऊपर खींचा गया। ऊपर आने पर इन महिलाओं ने राहत की सांस ली। महिलाओं के बाद छत पर फंसे पुरुषों को भी एक-एक करके बचाया गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद बचाए गए लोगों ने सेना का आभार जताया। बाढ़ में अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां मदद नहीं पहुंच पाई है। इंडिया न्यूज की टीम ने बडगाम जिले के आगे ऐसी जगहों का जायजा लिया। बडगाम जिले के बेमिना इलाके में अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। इंडिया न्यूज के कैमरे में बेमिना इलाके के लोगों का दर्द कैद हुआ। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की चपेट में आने से मरने वालों की तादाद 200 पहुंच गई है, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोग अभी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर में मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है, जिसमें राहत के काम में तेजी आ गई है। राहत और बचाव के काम में एयरफोर्स के 61 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। सेना की 110 और एनडीआरएफ की 148 नावें लोगों को बाढ़ के बीच से निकालने में जुटी हुई हैं। एयरपोर्ट के विमान से प्रभावित लोगों को जम्मू एयरपोर्ट पर लाया गया। इनमें स्थानीय लोगों के अलावा दूसरी जगहों से आए कई सैलानी भी शामिल हैं। पुंछ में कई जवानों ने मिलकर बाढ़ से तबाह एक पुल को जोड़कर आवाजाही के लिए रास्ता दुरुस्त किया।
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यूपी सरकार की ओर से 20 करोड़ और उत्तराखंड सरकार की ओर से 10 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने भी जम्मू कश्मीर के लिए मदद का ऐलान किया है। उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वहीं गुजरात सरकार ने 1 लाख खाने के पैकेट और 5 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 50,000 कंबल भिजवाने का ऐलान किया। राजौरी में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। जम्मू में भी अलग अलग इलाकों में सेना ने रिलीफ कैंप लगाए हैं, जहां लोगों को दवाइयां और अन्य जरूरी चीजें दी जा रही हैं। श्रीनगर में सेना ने कई महिलाओं का रेस्क्यू किया। अपना सब कुछ खो चुकी इन महिलाओं के चेहरे पर तबाही का दर्द साफ दिखा। श्रीनगर में घर पानी में डूब गए हैं। लोग घरों की छतों पर खड़े होकर अपनी जान बचा रहे हैं। सेना के चॉपर ने घरों की छतों पर फंसे ऐसे लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया। श्रीनगर में सेना ने चॉपर से लोगों को खाने की सामग्री पहुंचाई, साथ ही कई महिलाओं को एयरलिफ्ट किया। तबाही के बीच राहत की खबर यह है कि कटरा तक रेल सेवा सामान्य रूप से बहाल कर दी गई है। एयर इंडिया भी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आ गया है। एयर इंडिया ने श्रीनगर में फंसे टूरिस्ट के लिए मुफ्त उड़ान का ऐलान किया है। सेना ने श्रीनगर से पाकिस्तान गोल्फ टीम को भी रेस्क्यू किया। इसके अलावा सेना ने नेपाल एम्बेसडर समेत 17 सदस्यीय टीम को भी रेस्क्यू किया। बाढ़ में लापता लोगों की खोज के लिए सरकार ने गूगल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन आज से काम करना शुरू कर देगा। इस एप्लीकेशन का नाम पर्सन फाइंडर है। उत्तराखंड त्रासदी के दौरान भी इस एप्लीकेशन की मदद ली गई थी। उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बाढ़ को 109 साल में सबसे बड़ी बाढ़ बताया। उमर अब्दुल्ला ने भरोसा जताया कि बाढ़ में फंसे सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। श्रीनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज का विरोध हुआ। राहत और बचाव काम में सुस्ती पर लोगों का गुस्सा भड़का। सोज को उनके सुरक्षा गार्ड भीड़ के बीच से बड़ी मुश्किल से निकाल के ले गए। इस दौरान उनके खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। जम्मू के रियासी इलाके में बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच जोरदार झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। बाढ़ की आड़ में घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को सेना ने केरन सेक्टर में मार गिराया। गुजरात के करीब दमनदीव में कार सवार 4 लोग नदी की उफनती लहरों में बह गए। लहरों के बीच फंसी कार के अंदर 4 लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। गुजरात के भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री आनंदी पटेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात के खेड़ा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। महिसागर नदी उफान पर है, जिसके चलते गतेश्वर और वडोदरा को जोड़ने वाले ओवरब्रिज को बंद कर दिया गया है। वडोदरा में भी सोमवार से जारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कडाणा और पानम डैम से महिसागर नदी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वडोदरा में महिसागर नदी का पानी सड़कों पर आ गया। वडोदरा और छोटा उदयपुर को जोड़ने वाले हाईवे पर भी पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में गोदावरी के उफान से लोगों में दहशत है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्टेट हाईवे पर पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक सांड के स्विमिंग पूल में घुसने से अफरा तफरी मच गई। स्विमिंग पूल में प्रतियोगिता चल रही थी, तभी कहीं से यह सांड आकर पूल में कूद गया। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी के घर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। 23 अगस्त को रवि पुजारी गैंग के गुर्गों ने मुरानी के घर के बाहर फायरिंग की थी। पुजारी के ये गुर्गे बाइक में सवार होकर आए थे। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर मुरानी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद ही उनकी और शाहरुख खान समेत कई एक्टर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि मुरानी के घर पर फायरिंग के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोल्हापुर में गणेश विसर्जन के दौरान जिले के एसपी मनोज कुमार शर्मा और एडिशनल एसपी अंकित गोयल जमकर नाचे। बापा की विदाई के वक्त स्थानीय लोग जमकर झूम रहे थे, जिन्हें देखकर पुलिस के अधिकारी खुद को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपनी तरफ से पहल नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर उपराज्यपाल से न्योता आता है तो प्रभात झा, नितिन गडकरी और सतीश उपाध्याय इस बारे में फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीती रात हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। स्टिंग की सीडी सौंपेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी नेता उनके विधायक को 4 करोड़ की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने अजी नजीब जंग पर बीजेपी के लिए बैटिंग करने का भी आरोप लगाया।
केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद पर रोकने लगी है। उपराज्यपाल को नई रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। केजरीवाल ने राष्ट्रपति से उपराज्यपाल के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने बीजेपी को न्योता देने की बात कही थी। इस पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल उपराज्यपाल को ये कहने वाले कौन है कि बीजेपी को न्योता नहीं दिया जाए। केजरीवाल ने माना कि वो दूसरी पार्टियों के कुछ विधायकों के संपर्क में हैं। केजरीवाल के मुताबिक वो अपनी सरकार नहीं बल्कि बीजेपी को रोकने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को रिकॉर्ड में शामिल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर गेंद राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के पाले में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई फिलहाल 1 महीने के लिए टल गई है और अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। उधर केंद्र सरकार ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। केंद्र ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना चाहते हैं। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल का दावा है कि वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए केजरीवाल को मना लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास बागी हो गए। एक न्यूज चैनल से कुमार ने कहा कि अगर उन्हें पीएम के कार्यक्रम में जाने से रोका गया तो वो आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे। दरअसल 17 सितंबर को सूरत में पीएम मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में कुमार विश्वास कविता पाठ करने वाले हैं। कुमार विश्वास पहले भी मोदी की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं और इस बार पार्टी को ताक पर रखकर कविता पढ़ने वाले हैं। कुमार विश्वास ने हालांकि ये कहा कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। कुमार विश्वास ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करने का उन्हें पूरा अधिकार है। हालांकि कार्यक्रम के आयोजकों का दावा है कि उनकी तरफ से कुमार विश्वास को कोई न्योता नहीं भेजा गया। असल में 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हर साल कवि सम्मेलन का आयोजन होता है जिसमें कुमार विश्वास हिस्सा लेते रहे हैं। मगर जब से कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं तब से आयोजकों ने उन्हें बुलाना ही बंद कर दिया। इससे पहले बिग बॉस में हिस्सा लेने के सवाल पर विश्वास कह चुके हैं कि उन्हें केजरीवाल की इजाजत की जरूरत नहीं है। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और पार्टी को दिशाहीन करार दिया। विश्वास ने कहा कि अकेले केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ धरना प्रदर्शन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। वहीं कुमार विश्वास पर पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। कुमार विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने उस कॉलेज के प्रिंसिपल के फर्जी साइन और मुहर का इस्तेमाल किया जिसमें वो बतौर हिंदी लेक्चरर पढ़ाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीती रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 90 में से 43 नामों पर मुहर लग गई। आडवाणी और जोशी के बगैर समिति की ये पहली बैठक थी। बैठक में अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी हिस्सा लिया। पहली सूची में चौंकाने वाला नाम रहा हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई दिग्गज चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह का। 47 में से बीजेपी ने 7 महिलाओं और 11 युवाओं पर दाव लगाया है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी अपनी सरकार से नाराज बताई जा रही हैं। चुनाव प्रचार समिति की को इंचार्ज किरण दरअसल प्रचार अभियान के लिए भेजे गए रथों से उनकी तस्वीर गायब होने को लेकर नाराज है। किरण चौधरी के मुताबिक प्रचार समिति की को इंचार्ज होने के नाते उनकी तस्वीर लगनी चाहिए थी, लिहाजा जिससे भी ये किया है वो गलत किया है। वहीं सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे प्रचार समिति की गफलत बताते हुए ठीकरा कैप्टन अजय यादव पर फोड़ दिया। चुनाव आयोग 1-2 दिन में हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को चुनाव आयोग की बैठक हुई जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ने शिवसेना और बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है। अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि अगर बुधवार यानी आज तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ तो वो दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी महासचिव जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। शाह ने नड्डा को केंद्रीय चुनाव समिति का सचिव नियुक्त किया है। भड़काऊ बयान देकर आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजा है। योगी पर कथित रूप से धार्मिक भावनाएं भड़काने और धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप है। आयोग ने आदित्यनाथ से पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, उन्हें आज शाम तक जवाब देना है। दरअसल चुनाव आयोग ने रविवार को नोएडा में योगी के उन बयानों को संज्ञान में लिया जिसमें उन्होंने दंगों और राम को लेकर बातें कही। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कांग्रेस के छात्र संघ एनएसयूआई ने मशाल जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया।
जेएनयू में 12 सितंबर को छात्र संघ चुनाव है। इसी के मद्देनजर तमाम छात्र संघ अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं। दिल्ली में एनएसयूआई के महिला कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे पर कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर काफी देर तक महिलाओं का प्रदर्शन चलता रहा। आज से दिल्ली की सड़कों पर दोपहिए वाहनों पर बैठी महिलाओं के लिए भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। दोपहिया वाहनों से चलने वाली जो महिलाएं हेलमेट नहीं पहनेंगी उनका 100 रुपए का चालान काटा जाएगा। गलत हेलमेट पहनने और हेलमेट का बेल्ट नहीं लगाने पर भी चालान किया जाएगा। इस नियम को लागू करने के लिए पुलिस ने 100 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग जगह पर तैनात रहेंगी। बढ़ते सड़क हादसों से बचने के लिए ये नियम बनाया गया है। हालांकि सिख महिलाओं को इससे छूट दी गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के संकेत मिल रहे हैं। 15 सितंबर से डीजल 50 पैसे और पेट्रोल 1 रुपए तक सस्ता हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने से केंद्र सरकार 7 साल में पहली बार डीजल के दाम कम करने की सोच रही है। 1 रुपए की कमी होने पर दिल्ली में पेट्रोल 68 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर से घटकर 67 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। मुंबई में पेट्रोल 75 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 75 रुपए 14 पैसे और चेन्नई में 70 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। 50 पैसे दाम घटने के बाद दिल्ली में डीजल 58 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। मुंबई में 67 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में 63 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। दिल्ली में रिक्शा पर रोक जारी रहेगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने रिक्शा पर रोक को जारी रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का काम है कि वो ई रिक्शा को लेकर नियम कानून तैयार करे, उसके बाद ही रिक्शा को चलाने पर फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार अवैध करार दिए गए कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने पर सहमति जता चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये जरूर कहा कि जिन कोल ब्लॉक्स में काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है उसका आवंटन रद्द न हो। ऐसे 46 कोल ब्लॉक हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 1993 से 2012 तक हुए कोल ब्लॉक के आवंटन को अवैध करार दिया। कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई चीफ को नोटिस देकर 10 दिन में जवाब मांगा है। दरअसल प्रशांत भूषण ने सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी और आरोप लगाया था कि सीबीआई चीफ घोटाले के आरोपियों से मिलते रहे हैं। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास के लिए ब्लूप्रिंट बन गया है। भारत सरकार के 6 से 7 मंत्रालयों ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्लूप्रिंट के मुताबिक वाराणसी को मॉडर्न लुक देने के साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को भी आधुनिक रूप दिया जाएगा। वाराणसी के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जाएगा। गंगा नदी की घाटों की सफाई और रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनीज को मिलेगा। इजराइल ने गंगा की सफाई के लिए मोदी सरकार को मदद देने का प्रस्ताव दिया है। बिजली संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में यूपी के बिजली मंत्री समेत 18 राज्यों के बिजली मंत्री शामिल हुए। उधर यूपी में बिजली किल्लत के लिए सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र से कोयला नहीं मिलने को जिम्मेदार बताया। चारा घोटाले के एक दूसरे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झटका लगाया। रांची सीबीआई कोर्ट में लालू ने अर्जी दी थी कि एक केस में सजा मिल चुकी है, इसलिए चारा घोटाले के दूसरे केस को बंद किया जाए, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता पुलिस की ओर से लड़कियों को सभ्य कपड़े पहनने और सभ्य बर्ताव करने की सलाह देने पर बवाल मच गया है। ये सलाह विधान नगर पुलिस की वेबसाइट पर दी गई है। सेक्स रैकेट में एक और एक्ट्रेस के शामिल होने का मामला सामने आया है। तेलुगु फिल्मों के हीरोइन को आंध्र प्रदेश के गुंटूर से गिरफ्तार किया गया। झारखंड के रामगढ़ में एक आदिवासी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत पर भड़के लोगों ने हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली। लखनऊ में 2 बदमाशों ने खुद को पुलिस वाला बताकर एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। युवक किसी तरह बदमाशों के चंगुल से बचा और उसने तुरंत पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस की माने तो एक आरोपी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का बेटा है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के संभल में लव जिहाद का मामला सामने आया। युवती का आरोप है कि पहले से शादीशुदा एक शख्स ने धोखा देकर उससे शादी की। युवती की माने तो आरोपी शख्स ने खुद को हिंदू बताया जबकि वो मुस्लिम है। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत रामविलास वेदांती ने लव जिहाद को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक साजिश करार दिया। वेदांती के मुताबिक लव जिहाद हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए शुरू किया गया है और इससे निपटने के लिए कानून बनना चाहिए। वेदांती ने मांग की कि ऐसे मामलों में पकड़े गए युवकों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए।
वहीं यूपी में शिवसेना ने लव जिहाद के खिलाफ लव त्रिशूल नाम से मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। यूपी के बरेली में शिवसेना ने लव त्रिशूल की पूरी तैयारी कर दी है। शिवसेना के नेताओं की माने तो बरेली से शुरू होने वाले इस मुहिम को पूरे यूपी में लागू किया जाएगा। तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से देर रात रांची पुलिस ने घंटों पूछताछ की। पुलिस की माने तो मामले में जिनके भी नाम आ रहे हैं सबसे पूछताछ हो रही है। सूत्रों की माने तो हाजी हुसैन ने रकीबुल के साथ अपने रिश्ते की बात स्वीकार कर ली है। वहीं इस केस में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई और एनआईए को नोटिस भेजा है। उधर रांची सीजेएम कोर्ट ने रंजीत कोहली और रकीबुल हसन को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। उधर रांची सीजेएम कोर्ट ने रंजीत कोहली और रकीबुल हसन को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। इससे पहले 3 दिनों के लिए रांची पुलिस ने 2 बार रंजीत की रिमांड लेकर पूछताछ की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे। राजनाथ सिंह गुजरात के तटवर्ती और सीमावर्ती सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेंगे। आज राजनाथ सिंह पोरबंदर में नौसैनिक अड्डे पर जाएंगे और कल कच्छ में बीएसएफ के कैंप का दौरा करेंगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने धमकी दी थी कि अगर मीडिया राज्य का अपमान करेगी तो उसे जमीन में 10 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को फांसी देने के लिए जल्लाद पवन फांसी का फंदा बनाने की प्रैक्टिस में जुटा है। पुणे में 9 लोगों को बस से कुचलकर मारने वाले ड्राइवर संतोष माने की फांसी की सजा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। मशहूर स्मार्टफोन मेकर कंपनी एप्पल ने आखिरकार आईफोन के 2 नए मॉडल आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस को लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है कि आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस अपने पिछले वर्जन 5S के मुकाबले 25% ज्यादा तेज है। हालांकि इन दोनों फोन की खासियत इनकी बड़ी स्क्रीन है।